हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, हमने एक ऐसा चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। जिस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जरूर पता होनी चाहिए, फॉर फ्यूचर भी आपके काम आ सकती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया को डेवलपमेंट की बहुत जरूरत थी। इंडिया बैकवर्ड हो गया था, स्टेगनेंट हो गया था। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन करती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं थी ना के बराबर। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, सारी की सारी गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और इंडिपेंडेंस से पहले तो ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करते थे। 50% से भी ज्यादा हमारा ट्रेड ब्रिटेन से था, आप लोग जानते हैं। तो सख्त जरूरत थी इंडिया को डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चर का हमने पूरा पोर्शन खत्म कर लिया लास्ट क्लास में। एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या मेजर्स लिए। हमने रिफॉर्म्स पढ़े थे, लैंड रिफॉर्म जिन्हें बोला हमने, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स हमने पढ़े, और फिर देखा क्या अचीवमेंट्स थी। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, उसकी लिमिटेशन भी हमने पढ़ी। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया, इंडस्ट्रीज का। क्योंकि कोई भी कंट्री अगर डेवलप होना चाहती है, ये बात दिमाग में बिठा लेना, कोई भी इंडस्ट्री अगर डेवलप होना चाहती है, उसका काम एग्रीकल्चर से नहीं चलेगा। जो इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो इकोनॉमी डेवलप कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर इज लेस प्रोडक्टिव। मैं कह रहा हूं 100% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर करना शुरू कर देना, तब भी जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो कम रहेगा। एग्रीकल्चर इज वेरी लेस प्रोडक्टिव, इनकम नहीं देता है इतनी। इसलिए जरूरत थी इंडस्ट्रीज ओपन अप करने की, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने तो हमारी कंट्री में ला दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट फेमस था, खत्म कर दिया। इंडिया एक्सपोर्टर बन गया, रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बन गया, फिनिश गुड्स का। अब जरूरत थी इंडस्ट्रीज खोलने की कि हम फिर से फिनिश गुड्स में वेल डेवलप हो जाए। तो इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस मैंने पढ़ाई थी आपको लास्ट क्लास में, और आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत थी, प्लानिंग शुरू हुई 50s में। प्लानिंग में प्लान्स बनाए गए, इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तो सोचा गया कि एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जहां पे हम इंडस्ट्रीज को शुरू करेंगे। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। इंडस्ट्री शुरू करना हर कोई चाहता है, लेकिन वहां चाहता है जहां प्रॉफिट हो। ये प्राइवेट का मोटिव होता है, लेकिन यहां थी गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर तो था नहीं हमारी कंट्री के अंदर, सिर्फ टाटा बिरला जी थे। इतना पैसा नहीं था कि इंडस्ट्रीज खोल सके। गवर्नमेंट को ही किक स्टार्ट करना था ये प्रोसेस। बहुत ज्यादा जरूरत थी इकोनॉमी को बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट से ही शुरू हुआ ये प्रोसेस। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जहां ये सिखाया जाएगा आपको कि क्या जरूरत थी गवर्नमेंट की, मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट था इंडस्ट्री शुरू करने में। हम आज बोलते हैं ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर डुबा दिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, एफिशिएंसी नहीं है। बेटा, हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करी ना, इतना सारा पैसा लगाना था, प्राइवेट इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, मार्केट साइज बड़ा नहीं है, डिमांड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था, स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट ने ही दी थी। ये शुरुआत ही मेन होती है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक देखो, कि आपको दिखाता हूं मैं, कि फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहां से शुरुआत हुई। मेन प्रोसेस, मतलब कि प्राइमरी रोल जो प्ले किया, वो पब्लिक सेक्टर ने ही किया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है सोशल वेलफेयर। प्राइवेट का क्यों इंटरेस्ट होगा, प्राइवेट सेक्टर क्यों करना चाहेगा सोशल वेलफेयर, उसको तो प्रॉफिट कमाने हैं। तो गवर्नमेंट ही थी जो ये चीज कर सकती थी। तो टॉपिक इज, क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाई द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, या इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट क्यों था। तो यहां पर मेरे पास 3 से 4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना है। आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखो, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रीजंस आर एज फॉलो। सबसे पहला कारण मैंने बता दिया आपको, पब्लिक सेक्टर के पास पैसा होता है, रेवेन्यू आती है कहीं ना कहीं से, तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस समय नहीं था। आज की मत सोचो, आज तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं थे ना, इंडिपेंडेंस के बाद। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद
प्राइवेट सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे सुनिए। Private entrepreneurs did not have the capital to undertake investment in industrial ventures. जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो थे, कुछ कुछ थे, फ्यू हम बोल सकते हैं टाटा एंड बिरला, वो क्या कर लेते, तो गवर्नमेंट ही थी जो बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकती थी। आगे सुनते हैं। Required for the development of Indian economy at the time of independence, Tatas and Birlas were on the one who became known private entrepreneurs. As a result, government had to make industrial investment through public sector undertakings. अब कौन बच गया? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो है ही नहीं, एक या दो या तीन, वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। इसलिए हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी था, पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था कंट्री की डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम देखिए, फैक्टर नेसेसिएटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम बोल सकते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट के पास थी नहीं। नेक्स्ट चीज देखिए, चलो टाटा बिरलास के पास पैसे भी आ गए, बहुत सारे पैसे आ गए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट 20% तो कर ही सकते हैं कंट्री के लिए, मान लो 10% भी कर सकते हैं। फिर भी आप सोचिए, क्या वो इंटरेस्ट उस समय लेते, या उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, क्या उन्होंने इंटरेस्ट लिया होगा? किस चीज में इंटरेस्ट? इन्वेस्टमेंट करने में। बेटा प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, वो इंटरेस्ट तब लेता है जब उसको दिखता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा, यार कोई वर्थ तो हो, मेरे पैसे लग रहे हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो मिले। उस टाइम पर मार्केट साइज बहुत छोटा था, अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, नींव रखने जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इंटरेस्टेड होगा? इसलिए पॉइंट बना, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग एनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक द मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके अलावा मेरी बात समझना बेटा, आपको अपनी कंट्री को शुरुआत से, क्रैच से शुरू करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो आप सोचिए, अगर शुरुआत से ग्रो करना है किसी कंट्री को, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट या वेलफेयर? भाई प्रॉफिट तो तब कमाएंगे जब सर्वाइवल हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी, प्रॉफिट ग्रोथ तो बात की बात है ना। तो सर्वाइव कराना जो ऑब्जेक्टिव था, यानी कि सोशल वेलफेयर जो ऑब्जेक्टिव था, उसको पूरा कौन करेगा? क्या प्राइवेट? नो सर, गवर्नमेंट ही है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो गवर्नमेंट ही कर सकती थी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां स्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, यहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, गवर्नमेंट है। एज अ रिजल्ट As a result, state had complete control over those industries that were vital for the economy. The policies of the private sector had to be complementary to those of public sector. अगर प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले भी करेगा या करना चाहता है, तो उसको मिलेगा सेकेंडरी रोल, नॉट प्राइमरी रोल, विद पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। समझ में आ गया टॉपिक क्या था? ऐसे कौन से पॉइंट्स आप बता सकते हो, ऐसे कौन से फैक्टर्स आप बता सकते हो जहां जिनसे ये शुरू होता है कि पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था? मैं इन शॉर्ट में बात करूंगा कि बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारी कैपिटल चाहिए, ग्रोथ, क्योंकि सोशल वेलफेयर इकोनॉमी को स्क्रैच से उठाना है, तो प्राइवेट नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट को आगे आना होगा, तो गवर्नमेंट ने ही किक स्टार्ट किया प्रोसेस। वेरी सिंपल टॉपिक इट इज। उसके बाद अब आता हूं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट किया होगा लास्ट क्लास में कि एक टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अगर आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है या वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास कब हुआ, बोलेंगे इट्स 1948, नॉट 1956। ये दूसरा रेजोल्यूशन था। आपके सिलेबस में, आपके इस चैप्टर में आपको ये रेजोल्यूशन दिया, आप ये पढ़ रहे हैं इसलिए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। एक बार ना आपको देखो, जब टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले बताना होता है कि टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक क्या समझाना चाह रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये जो आईपीआर था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास हुआ 1956 में। एक और बात, 1956 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा होगा बेटा? सेकंड 5 ईयर प्लान, क्योंकि 1951 से लेके 1956 तक तो
फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। जैसे ही सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया, जिस रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने साफ साफ डिक्लेरेशन दी कि हम प्राइमरी रोल यानी कि लीडिंग रोल प्ले करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। हम इस रेजोल्यूशन में 3 कैटेगरी आपको बताएंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो इंडस्ट्रीज होंगी जो सबसे ज्यादा, जिसके अंदर जो रोल होगा, मतलब सारा का सारा रोल जो होगा वो पब्लिक सेक्टर का होगा, नो प्राइवेट सेक्टर। 17 इंडस्ट्रीज वर्क इन दिस कैटेगरी। तो सुनिएगा ध्यान से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो क्लियर डिक्लेरेशन थी, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम लीडिंग रोल, प्राइमरी रोल प्ले करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर सकती थी, हमने पढ़ लिया अभी क्यों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization. इतना आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना बेटा। This resolution laid a roadmap of second 5-year plan. Also, it was a milestone of achieving growth with social justice. हमें ग्रोथ भी चाहिए और सोशल जस्टिस भी चाहिए। प्राइवेट होता, दोनों नहीं होते। हाँ, प्राइवेट ग्रो बहुत जल्दी कर देता है किसी चीज को, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन मोटिव प्रॉफिट होता है, यहाँ मोटिव वेलफेयर था, लोगों को देखना भी तो है ना। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर 1956। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में बड़े आराम से बन सकता है, 3 मार्क्स में भी बन सकता है। तो इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ? सबसे पहली बात, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में बेटा? 3 कैटेगरीज में। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी में क्या था? दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश एंड डेवलप एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन रोल होगा, सारा रोल जो प्ले करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा। इसमें 17 इंडस्ट्रीज थी, उनमें से कुछ थी आर्म्स एम्युनिशन, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्री, रेलवेज एंड शिपिंग एटसेट्रा। मतलब हेवी गुड्स, हेवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो बहुत जरूरी है। जब तक कैपिटल गुड्स नहीं बनेंगी तब तक आपकी कंट्री में प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? और वैसे भी हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, उसको रोकना है, उसको कम करना है। इसलिए सबसे पहले जोर दिया गया कैपिटल गुड्स, हेवी गुड्स इंडस्ट्रीज खोलो। आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज खुलेंगी, आप इंपोर्ट कम करोगे, आपके कंट्री में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, आप उससे और फर्दर प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा गुड्स बना पाएंगे। इसलिए फोकस इस पे था। दूसरी कैटेगरी में क्या था? दोज which could be established both as private and public enterprises. प्राइवेट सेक्टर का रोल भी होगा, पब्लिक सेक्टर का भी रोल होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल होगा, सेकेंडरी रोल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। ध्यान रखना, 1956 में कभी भी प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी रोल नहीं दिया। अगर ऐसी कैटेगरी भी है कोई जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की ही इंडस्ट्रीज है, तो वो खुलेंगी, लेकिन बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना लाइसेंस के नहीं खुलेंगी। 1956 में लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया था, लाइसेंस राज शुरू कर दिया था। जब तक लाइसेंस नहीं देगी गवर्नमेंट, तब तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। चाहे खोलनी है, चाहे एक्सपेंशन करना है, चाहे चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? गवर्नमेंट से। ऐसा ध्यान, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी रोल प्ले किया किसने? पब्लिक सेक्टर, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ने। However, the private sector was to play only secondary role. New enterprise were to establish primarily in the public sector. In this schedule 12 industries were placed, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, मशीन टूल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, एक्सेट्रा। अब जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें वो इंडस्ट्रीज थी जो ना पब्लिक के लिए, प्राइवेट, अदर्स के लिए, मतलब कि सारी कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 वर लेफ्ट द प्राइवेट सेक्टर। कैटेगरी 1 में जो इंडस्ट्रीज आ गई पब्लिक के लिए, कैटेगरी में 2 में आ गई जो पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए। कैटेगरी 3 में क्या है? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को छोड़ के अब जो बच गई वो सारी किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के। देखो, हैवी कैपिटल गुड्स पब्लिक सेक्टर, उसके बाद थोड़ी कम जो गुड्स हैं, जैसे कि हम बोलते हैं फर्टिलाइजर है, माइनिंग वाला है या टूल्स वाला काम है, प्राइवेट पब्लिक दोनों बोल लेंगे। उसके बाद जो अदर कंज्यूमर गुड्स बच गई, समझ रहे हो, कंज्यूमर गुड्स बच गई, वो कौन बनाएगा भाई? वो प्राइवेट बनाएगा। अच्छा नहीं लगता है गवर्नमेंट बनाएगी शूज या कपड़े?
ऑब्वियस कौन बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर। तो इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में कौन सी गुड्स आई? बेसिकली बोलूंगा आपको मैं, कंज्यूमर गुड्स आई। चाहे वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे सेमी ड्यूरेबल हो, चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, कंज्यूमर गुड्स आएंगे। प्राइवेट सेक्टर जो बना रहा था। थोड़ी कैपिटल गुड्स वाली चीजें वो सेकंड कैटेगरी में डाल दी है प्राइवेट के लिए, वो खोल लेगा। तो तीन कैटेगरी है जो डिसाइड कर दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1956। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो क्लियरली स्टेट करता है कि वो पब्लिक सेक्टर, यानी हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। गवर्नमेंट ने ही मेन इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ने ही शुरुआत करी। सेकेंडरी रोल मिला प्राइवेट को, क्या बोलेंगे? स्पॉन्सरशिप किसकी है? पब्लिक सेक्टर की है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने में सबसे पहला रोल पब्लिक ने ही प्ले किया बेटा। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें तीन कैटेगरी बता दिया आपने। उसके बाद इस रेजोल्यूशन में सेकंड पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कब हुआ? आपसे पूछा जाएगा, बोलोगे 1956, 1956। बस यहीं से शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? लाइसेंसिंग सिस्टम। कैसा लाइसेंस भैया? कौन सा लाइसेंस? प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है, सबसे पहले परमिशन चाहिए किससे? गवर्नमेंट से, पब्लिक से, पब्लिक सेक्टर से। Industries in the private sector could be established only through a license from the government. The basic idea of licensing policy was to encourage industry in backward region of the country. ध्यान से समझिए, डीप की बात है। अगर लाइसेंस सिस्टम ना होता तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी इंडस्ट्री वहां सेटअप करता जहां पे ग्रोथ के चांस है, जहां प्रॉफिट के चांस है, जहां ऑलरेडी मार्केट डेवलप है। फिर बैकवर्ड में कौन खोलता? बैकवर्ड में इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा खुले, ऐसा गवर्नमेंट चाह रही थी, क्योंकि बैकवर्ड एरिया को पहले डेवलप करना। तो गवर्नमेंट भी बहुत सही सोच रही थी। बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस जल्दी मिलता था, डेवलप एरिया में जल्दी नहीं मिलता था, करप्शन बढ़ता था। फिर तो दिस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। आपसे पूछेंगे व्हाट इज रीजनल इक्वालिटी, आप क्या बोलोगे? कि बैकवर्ड एरिया और डेवलप एरिया के अंदर बहुत गैप ना हो, सबको इक्वली डेवलप किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या रखा? लाइसेंसिंग सिस्टम। बैकवर्ड में लाइसेंस जल्दी देंगे, बैकवर्ड एरियाज के अंदर। दो पॉइंट हो गए आईपीआर 1956 के। थर्ड पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशन भी दिए जाएंगे। अच्छा, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। क्यों? कहां? अगर कोई बैकवर्ड एरिया में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री खोलना चाहता है, भाग के खोलो, लाइसेंस जल्दी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी पे कंसेशन मिलेंगी, रॉ मटेरियल पे कंसेशन मिलेगी, टैक्स के हॉलीडेज मिलेंगे, टैक्स पे छूट मिलेगी, इतना सब कुछ है। बैकवर्ड में खोलो तो है सब कुछ, वरना नहीं है। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन दी प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप खोलो इंडस्ट्री, जितनी खोल सकते हो। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस for establishing industries in backward regions of the country. These concessions include tax holiday, freedom from tax payment, subsidies on power supply. Like the policy of industrial licensing, industrial concessions were expected to promote regional equality. हर जगह process, हर जगह जो गोल है वो क्या है? Regional equality. Backward area में भी industries खुलें। ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब मेरी बात सुनना बेटा, एक बहुत काम की बात बताता हूं आपको। वैसे मैं सारी बातें काम की बताता हूं सुनना। आपको अगर याद हो, ब्रिटिश रूल के आने से हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोटेज इंडस्ट्रीज, गांव के अंदर हैंडीक्राफ्ट वाला काम, मैनुअल वर्क जहां लेबर का यूज ज्यादा होता है, मशीन का यूज कम होता है, ये इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही खत्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। और इंडिपेंडेंस के बाद भी ज्यादा फोकस था कैपिटल गुड्स पे, तो स्मॉल स्केल जो है ना वो खुल नहीं पाई। गवर्नमेंट को ये भी देखना था कि कुछ एरिया, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द एरियाज आर रूरल। 70 से 80% एरिया क्या थे? रूरल। अब वहां तो कौन से इंडस्ट्रीज खुलेंगी? ऐसी जहां हर कोई काम कर सकता है, हर जगह उसके रिसोर्स अवेलेबल, लोकेशनली फ्लेक्सिबल हो, लेबर इंटेंसिव हो। तो वो सिर्फ कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? स्मॉल स्केल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज। इस पे भी गवर्नमेंट ने फोकस रखा। इस पे एक टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई
ताकि इंप्लॉयमेंट और इक्विटी अचीव कर सके। इंप्लॉयमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लॉयमेंट सबसे बड़ा गोल है। 5 ईयर प्लान के अंदर ये था ना गोल, एम्प्लॉयमेंट। भाई गांव के लोग भी एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर सीजनल होता है, और जब सीजन ऑफ होगा तो कहाँ काम करेंगे? ऑब्वियस छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में। वो कौन सी इंडस्ट्रीज है? स्मॉल स्केल। इसलिए एम्प्लॉयमेंट। और जो बैकवर्ड एरियाज है वहां लार्ज स्केल तो खुलेंगे नहीं ना, वहां पे रिसोर्स के सोर्सेज जो होते हैं, रॉ मटेरियल जो होते हैं, उसके सोर्स अवेलेबल नहीं होते बैकवर्ड एरिया में, बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए बैकवर्ड में खुल सकती है स्मॉल स्केल, तो बैकवर्ड एरिया को डेवलप किया जाएगा, गैप कम हो जाएगा डेवलप एरिया में बैकवर्ड एरिया में। इसे इक्विटी बोलते हैं। रीजनल इक्वालिटी पढ़ा ना आपने अभी। ये सारी चीजें गवर्नमेंट चाह रही थी, उसके लिए ओपन करना था किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is presently defined as one whose investment does not exceed 5 करोड़। ये नंबर अब बढ़ गया 5 करोड़। इससे पहले बोलते थे हम 5 लाख भी बोला करते थे कभी। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक की हो, इससे ऊपर ना हो। एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 की बात कर रहे हैं, इट वॉज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख। उस टाइम 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है तो वो स्मॉल स्केल, उससे ऊपर है तो मीडियम स्केल बोल देते थे। लेकिन आज 5 करोड़, भाई इन्फ्लेशन भी तो हो गया, महंगाई भी तो हो गई है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? आपको डेफिनेशन दी हुई है, आपको बता देनी है। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल ऑफ प्लानिंग was underlined by कार्वे कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कमेटी बनाई गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए? बोलेंगे कार्वे कमेटी, या फिर बोलते हैं इसको विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, सेट अप इन 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It underlined the significance of small scale industries in terms of their three principal characteristics are as under। अगर आपसे पूछेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या फीचर्स होते हैं, क्यों गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही थी, और ये आसानी से कैसे खुल सकती है, क्या इनमें ऐसी बात है? आप बोलेंगे सबसे पहले सर कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो इंप्लॉयमेंट का गोल जल्दी अचीव कर देंगे। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव था इंप्लॉयमेंट एंड इक्विटी। इंप्लॉयमेंट कैसे लेके आएंगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पे मशीन का यूज कम होता है, लेबर का यूज ज्यादा होता है। इन शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, जहां पे लेबर का यूज ज्यादा है, कैपिटल का यूज कम है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनका फीचर हो गया लेबर इंटेंसिव, देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। जहां मशीन यूज ज्यादा होंगी वहां एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी ज्यादा से ज्यादा, आप सोचिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज जनरली कंसीडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड यूज मोर कैपिटल देन लेबर। एक तरह से एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर आपको डिफरेंस भी आ जाए ना एग्जाम में, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिफरेंस बताओ, एक तरह से डिफरेंस भी है, कंपैरिजन भी किया हुआ है, और स्मॉल स्केल के फीचर्स भी हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है कहीं भी खुल जाती हैं, कहीं भी, लोकेशनली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसके रिसोर्सेस कहीं भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। Small scale industries shows locational flexibility, therefore equality oriented होती हैं, रीजनल इक्वालिटी वाला ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो वहीं स्टैब्लिश होती है जहां पे उनका सोर्स होता है रॉ मटेरियल का, जैसे कि भिलाई राउरकेला में स्टील प्लांट सेटअप हुआ इसलिए क्योंकि वहां सोर्स है। This is because raw material requirement of large scale industry is very huge. Its transportation from a distant place leads to high cost. इसलिए वहां खुलती हैं जहां सोर्स अवेलेबल हो रॉ मटेरियल। स्मॉल स्केल कहीं भी खुल जाएंगे, लोकेशनली फ्लेक्सिबल है, इसलिए प्रमोट करना चाहिए उसको, और खोलो, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। जहां इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है ना, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल दो, दैट्स इट। उसके बाद एक और बात भी है, बैकवर्ड एरिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री खुल नहीं सकती। बताया अभी क्यों, मुश्किल भी है, बहुत पैसे बहुत लगेंगे, कैपिटल बहुत लगेगी। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल कम लगती है, इसलिए आसानी से खुल सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड है। एसएसआई needs much smaller investment compared to large scale industries. Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. Rather, it promotes equality across different sections of society.
अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलेंगी वहां पे हर कोई काम कर पाएगा। जहां पॉवर्टी ज्यादा है वहां भी इंडस्ट्रीज खोल दो, वहां लोग काम कर लेंगे, उनका इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा, रिच पुअर में गैप कम हो जाएगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। एक तरह से हमने टॉपिक जो कंप्लीट किया अभी अभी, वो कंप्लीट किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने पहले ये बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बैकवर्ड हो गया था, स्टेगनेंट था, लो ग्रोथ पे था, इंडस्ट्रीज थी नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए पहला स्टेप था जो सक्सेसफुल हम कहते हैं थोड़ा सा हुआ, शुरुआत हो गई, दैट इज 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। हमने इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी, उसके बाद पढ़ा कि आईपीआर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्यों किया। हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है कि नहीं बोलो। 1956 में शुरू होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लानिंग तो 51 में ही शुरू हो गई थी। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा था इंडिया का 50 से लेके 90s तक। तो 50s में तो आपने पढ़ लिया, चलते चलते आगे 90s तक भी पढ़ लेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का पढ़ लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी पढ़ लिया, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लिए पढ़ लिए। इंडस्ट्री के लिए भी एक तरह का रिफॉर्म ही था आईपीआर। ऐसे ही इस चैप्टर में एक बात और है, अब फॉरेन ट्रेड भी तो खराब हो गया ना। फॉरेन ट्रेड जैसा होना चाहिए वैसे तो नहीं था ना। तो फॉरेन ट्रेड को भी डेवलप करना था, इंप्रूव करनी सिचुएशन। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उसका नाम क्या था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, या हम बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, उसके बैड इंपैक्ट्स गुड इंपैक्ट्स दोनों बताए जाएंगे। तो फॉरेन ट्रेड कैसा था पहले ये बता दो, फिर बताओ गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो शुरू की इसमें क्या किया। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे हमारे, क्योंकि इंपोर्ट बहुत कर रहे थे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी होते हैं कंट्री के लिए। उसको बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे दूसरी कंट्री से, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट्स कम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। जो भी गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसको बाहर से इंपोर्ट ना करके अपनी कंट्री में खुद से प्रोड्यूस करो, दैट इज इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन। जो बना सकते हो बनाओ। समझ में आया। तो ये पॉलिसी थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, कि जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो बाहर ना इंपोर्ट करके आप अपने ही कंट्री के अंदर उन गुड्स को बनाओ। इसके बैड इंपैक्ट्स गुड इंपैक्ट्स पड़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहते थे हम, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, बट क्या हुआ एक्चुअल में वो सुनेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता क्या है, ट्रेड मतलब क्या है, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर हम विद इन द कंट्री कर रहे हैं डोमेस्टिक ट्रेड है, अक्रॉस द बॉर्डर्स कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड है, दैट्स इट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड द डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर हम कुछ गुड्स का प्रोडक्शन इतना कर लेते हैं कि अपनी कंजम्पशन डिमांड पूरी करने के बाद भी बच जाता है, अब क्या करें, बचाओ फेंकेंगे थोड़ी, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वही तो ट्रेड है, एक्सेस में बनाना और जाके फिर एक्सपोर्ट करना। व्हाट डज अ कंट्री डू विद इट्स सरप्लस आउटपुट। क्या करती है कंट्री, एक्सपोर्ट कर देती है दूसरी कंट्रीज के अंदर मनी अर्न करने के लिए। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इंपोर्ट सर्टेन अदर्स। जो हम नहीं बना सकते इंपोर्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा बनाते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स अक्रॉस द कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये मीनिंग है किसका, फॉरेन ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड कैसा था। इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा ध्यान से सुनना, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली फॉर अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, सबको पता है। British used our natural resources as raw material for their domestic production in Britain. Besides a source of raw material, Indian economy was also exploited as market for British industrial goods. Substantial export of raw material from India gave some impetus to the volume of trade, which had significantly declined owing to decay of Indian handicrafts. अब मेरी बात सुनना, ये चार पॉइंट जो मैंने पढ़े इन चारों का मतलब समझो डीप में। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये बोलता है कि ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने
हमारी कंट्री पे राज किया, और राज ऐसे किया कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड थी, डोमेस्टिक गुड्स थी, देखो बेटा आपको अच्छे से पता है कि इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। कहां पर? ब्रिटेन में। वो यूज कहां होता था? ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, देखो ब्रिटिशर्स चाहते थे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए उन्होंने यहां क्या कर दिया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां से रॉ मटेरियल लिया और ब्रिटेन में लेके गए, वहां प्रोडक्शन किया, वहां फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करके इंडियन मार्केट में बेचा, यहां भी हम एक्सप्लॉइट हो गए। तो इतना ज्यादा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया हमने कि उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई और उन्होंने सारा सामान यहां बेचा। यहां बेचा तो यहां क्या हुआ? यहां इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम हो गई, लोगों ने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया, उनकी गुड्स को पसंद करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। उसके बाद ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल। तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, फेवरेबल है। बट इसमें एक बुरी बात भी है, एक्सपोर्ट ज्यादा तो है किसका? रॉ मटेरियल का। ये अच्छी बात थोड़ी है, बैकवर्ड माने जाते हुआ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा था, ये फॉरेन ट्रेड ठीक थोड़ी है। एज रिगार्ड्स डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन क्या होता है कि हम कहां कहां एक्सपोर्ट करते हैं और कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं, डायरेक्शन का मतलब ये होता है। इट वॉज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अगर आपसे पूछ लेना व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, आप क्या बोलोगे? कि कहां कहां एक्सपोर्ट करते हैं और कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं, वो होता है डायरेक्शन। वॉल्यूम कितना, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होता है, किन किन गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो कॉम्पोजिशन। बात हो रही है अभी डायरेक्शन की। तो हमारा 50% से भी ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन से था, बिकॉज ब्रिटिश रूलर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज अ मार्केट फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? ऑब्वियसली बात आपको पता है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। ये फॉरेन ट्रेड बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चों, इसको रिवर्स करना है, इसको उल्टा कर देना है। फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करनी है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम करो वो भी। तो इस फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन को, फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक पॉलिसी बनाई, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बनाई, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए बनाई, वैसे ही ट्रेड के लिए भी बनाई। अब फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। समझ में आया? एक और नाम क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। दोनों बातें ध्यान रखना। होता क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि जो चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो, वो इंपोर्ट ना करके कोशिश करो कि आप डोमेस्टिक अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस कर सको, ताकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव हो जाए, बच जाए। अर्न की बात नहीं कर रहा मैं, सेव की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। दोनों बातों में बहुत फर्क है, सेव करना और अर्न करना। फॉरेन एक्सचेंज बचेगी ना अगर हम इंपोर्ट नहीं करोगे बाहर से, तो अर्न कब होगी? जब एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर बात हो रही है सिर्फ इंपोर्ट की, ध्यान रखना। इनवर्ड बात सिर्फ इंपोर्ट की है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट की बात नहीं है इस पॉलिसी में। ये ड्रॉबैक है इस पॉलिसी का, ध्यान रखना, पढ़ेंगे लास्ट में। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी refers to the policy of reliance on import substitution। डिपेंड किस पे हो जाओ? अपने ही कंट्री के गुड्स पे। एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो। किससे? फॉरेन कंपनी से। आप जितना ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करोगे उतना लोग लेंगे बाहर की गुड्स को, आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहां जाएंगे फिर? उनको प्रोटेक्ट करो। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सुनना ध्यान से। इंपोर्ट ड्यूटीज, बाहर की जो गुड्स इंपोर्ट करते हो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, इंपोर्ट ना करो ताकि आप अपने डोमेस्टिक गुड्स खरीदो। अब क्या क्या इस पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स थे, मेजर्स थे, अब कह सकते हो प्रोग्राम्स थे, वो बनाए, वो सुनना ध्यान से। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में टोटल मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सुनेंगे बेटा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या? Import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world। जो भी गुड्स आप अब्रॉड से इंपोर्ट करते हो उसको इंपोर्ट ना करके खुद प्रोड्यूस करो। इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव हो जाएगी, क्योंकि आप इंपोर्ट अब नहीं करोगे। उसके अलावा हमारी कंट्री में यानी इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत शॉर्टेज थी उस टाइम पर।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सट्रीमली स्कार्स थे और हमें वो चाहिए भी डेवलपमेंट के लिए। इसलिए कहा जा रहा था, देखो हमारी कंट्री के अंदर हैवी कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, इन सब के प्रोडक्शन के रिसोर्स नहीं थे, इनकी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इसलिए हम बाहर से लेते थे। तो आपको मशीन बाहर से लेनी है, टूल्स बाहर से लेने हैं, इक्विपमेंट्स बाहर से लेने हैं, जरूरी है लेने पड़ेंगे। तो बाकी कंज्यूमर गुड्स जो है वो तो मत लो बाहर से, वो तो खुद बना लो, ऐसा गवर्नमेंट चाह रही थी। इसलिए कहा गया कि इंपोर्ट ऑफ प्लांट मशीनरी के लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज हमें ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। तो ओइंग टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसलिए बोल रहे थे आप वो गुड्स इंपोर्ट करो जो आपको नहीं बनाने आती, अब वो बाहर से ले लो, जैसे मशीनरी इक्विपमेंट टूल। लेकिन जो गुड्स आप बना सकते हो वो तो बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज से करो जितनी कर सकते हो आप। तो बाय अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी, दिस स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट प्रेफर टू इकोनोमाइज यूज ऑफ फॉरेन। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि फॉरेन एक्सचेंज को इकोनोमाइज किया जाए, रैशनल यूज किया जाए, ऑप्टिमम तरीके से यूज किया जाए। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत कम है, जो चीज आपके पास बहुत कम है उसका यूज आप रेकलेसली करोगे क्या? नहीं ना, उसको बचाओगे। इसलिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज बचानी है, उसका लापरवाही से यूज ना किया जाए। इसलिए जो इंपोर्ट करते हो और वो आप बना सकते हो तो आप बनाओ, ताकि फॉरेन एक्सचेंज सेव हो जाए, सेव हो जाए। इसलिए किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। यहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन की बातें नहीं की है मैंने, बोला आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को बोलते हैं आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। यहां बात हो रही है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी की। यहां एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इंपोर्ट काटने की बात हो रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। जो दूसरी कंट्री की गुड्स होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, चीपर होती है, अगर वो एक बार लोगों को पसंद आ गई कंट्री में तो लोग वही लेंगे और आपकी इंडस्ट्रीज डूब जाएंगी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था उनकी गुड्स हमारी कंट्री में आए ही ना, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, कंपटीशन नहीं कर सकती हमारी इंडस्ट्री अभी फॉरेन कंट्रीज से। इसलिए गवर्नमेंट ने चाहा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या? ये पॉइंट बच्चे बार बार पूछते हैं मुझसे, प्रोटेक्शन क्या है सर? बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, आप इंडिया से बिलोंग करते हो और इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे कि नहीं, उसको बचाना चाहोगे कि नहीं? ऑब्वियस यस। तो गवर्नमेंट भी तो यही कर रही थी, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हो ना तो रोक दो। लोग तो रोकेंगे नहीं, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैक्सेस बढ़ा दी इंपोर्ट पे, ताकि वो कुछ आए ना। इससे आपकी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो यस और नो। मिलेगी। यही गवर्नमेंट करना चाह रही थी। अगर आपसे पूछते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी इंपोर्टेड गुड्स पे, इंपोर्ट करो ही ना आप, कम से कम करो। और क्या किया देखो, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन दिख रहा है आपको कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया। सबसे पहला, दो तरीके से किया प्रोटेक्ट। सबसे पहला टैरिफ। इसका मतलब समझो, जो भी टैक्सेस, ध्यान से सुनना, एक होता है टैक्स, एक होता है टैरिफ। जो भी टैक्सेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं उसे हम टैरिफ बोल देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट जो हम करते हैं गुड्स अब्रॉड से, उस पे टैक्सेस बढ़ा दिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो टैरिफ का यूज किया क्या करने के लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनका सामान बिके, बाहर वाला सामान इंडिया में ना आए। A tariff is a duty on imported goods. It directly increase the price of goods. कैसे यार? एक गुड 100 रुपए की अब्रॉड में जो आप ले रहे हो उस पे 100 रुपए का टैक्स है, 200 रुपए की होगी ना वो, तो आप क्यों लोगे फिर? ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप लो ही ना, प्राइस बढ़ जाते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से। क्यों किया? ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को राहत मिले, प्रोटेक्शन मिले। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। अब आया समझ के नहीं आया बोलो? इससे आसान क्या समझाऊंगा मैं आपको, बताओ। तो टैरिफ की मदद से इंपोर्ट प्रोटेक्शन, सॉरी, टैरिफ की मदद से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल गई, क्योंकि गुड्स बहुत महंगी होने लगी टैक्स बढ़ने के बाद। दूसरा कोटा। से कोटा क्या होता है? कोटा मतलब होता है लिमिट। लिमिट, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अब्रॉड से 5 पीस लेके आते हो टीवी के, गवर्नमेंट ने बोल दिया 5 नहीं ले सकते, 2 ही ले सकते हो, रूल है। एयरपोर्ट पे लेके नहीं आ पाओगे फिर आप, या सी रूट से कैसे भी, लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट। अब लिमिट कम कर दी तो कैसे लेके आओगे आप ज्यादा? तो कोटा मतलब लिमिट। गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो कोटा इज फिक्स्ड
कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ कंट्री, जितनी नीड है उतना लेके आओ। इससे क्या होगा, इससे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटा दोनों का यूज किया, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। ये टॉपिक प्रोटेक्शन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब सुनो मेरी बात, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या फर्क होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और एक्सपोर्ट प्रमोशन में, या मैंने बोला ना आपको थोड़ी देर पहले कि एक होती है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, एक होती है आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग में किसकी बात कर रहे हैं कि जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसको इंपोर्ट ना करके खुद बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज सेव होगी। बट आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जिसको बोलते हैं, कि आप अपनी डोमेस्टिक गुड्स का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में फॉरेन एक्सचेंज सेव होती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगी, ये फर्क है दोनों में। अब सुनो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन is a strategy to save foreign exchange by encouraging domestic production। अपनी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाओ और बाहर से इंपोर्ट मत करो जो आप इंपोर्ट करते हो। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। यहां बात हो रही है बेटा सेव फॉरेन एक्सचेंज, यहां बात हो रही है अर्न फॉरेन। अर्न कैसे होगी, आप सामान बेचोगे तो अर्न होगी ना। अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि एक्सपोर्ट भी कर सको ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो जाए। ये होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। लेकिन हमने जो पॉलिसी पढ़ी है अभी, वो कौन सी पॉलिसी पढ़ी है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पढ़ी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस दोनों के अंदर। तो इंडिया परस्यूड a trade strategy to protect its domestic industry from foreign competition, it is called inward looking trade strategy। आगे समझ। अब इस स्ट्रेटजी के गुड इंपैक्ट्स भी थे और बैड इंपैक्ट्स भी थे, बहुत आसान टॉपिक है। गुड इंपैक्ट्स क्या थे, सुनना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम बाहर से यानी अब्रॉड से जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसको रोक देंगे, उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे और खुद बनाएंगे, तो क्या होगा, सबसे पहला हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या भैया इसका, हमारी कंट्री में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होंगी तो ग्रो भी करेंगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, वैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ सकता है, जीडीपी बढ़ सकता है, और आया भी, सुनेंगे। डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम नियरली 12% इन 51 में था, जब ये पॉलिसी बन गई उसके बाद 25% हो गया 91 के अंदर। ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज हमने पॉलिसी बनाई, हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब बच्चे बार बार पूछते हैं सर ये है क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा जब आपकी कंट्री, सुनना, जब आपकी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर रही हो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, दिस इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करना तो बहुत जरूरी है, हमारी कंट्री ने किया, एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ, इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ा, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द पॉइंट। ये गुड इंपैक्ट है किसका, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। समझ में आ गया, समझो रटो मत। देखो लिखा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन occurs when there is rise in percentage share of industrial sector in GDP and there is fall in percentage share of agriculture sector। अब हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, इससे जीडीपी आपकी कंट्री का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। इट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, इकोनॉमिक ग्रो करने लगी। बैड इंपैक्ट नहीं है, गुड इंपैक्ट है किसका, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। बैड इंपैक्ट भी थे, पढ़ाऊंगा आपको। अब जैसे जैसे हम फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, वैसे वैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाइवर्सिफाई हो गई, बहुत सारी तरह की गुड्स बनाना शुरू कर दिया। द पीरियड
ऑफ 1950 टू 1990 सॉ डाइवर्सिफिकेशन। ये 40 साल जो थे बहुत बढ़िया थे। इसमें हमने क्या देखा? इंडस्ट्री की डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ देखी। मॉडर्न इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर, हमारे पास पहले सिर्फ टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री होती थी, अब ये नहीं बल्कि और भी आ गई। थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर बनाना शुरू कर दिया ओइंग टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। नोटिसेबल ग्रोथ थी हमारी कंट्री में। सबसे ज्यादा सनराइज इंडस्ट्री, एक नंबर का क्वेश्चन, सनराइज इंडस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। उसके अलावा एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी तब जाके ये हुआ। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आल्सो ascribed to an inward looking trade strategy. Exposed to international competition, these industries would have failed to survive. मेरी बात समझना, हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे बट हमने किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने एक्सपैंड करी, डाइवर्सिफाई करी। इसका इफेक्ट था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। अब इतनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, मार्केट साइज एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। पहले एक इंडस्ट्री थी, 4 हो गई, 4 से 12 हो गई, 12 से 20 हो गई। मार्केट बढ़ रही है इंडस्ट्रीज की। जब मार्केट साइज एक्सपैंड होगा तो हर कोई चाहेगा इन्वेस्ट करना। तो हम कहना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब कैसे बढ़ गई सुनना ध्यान से बेटा। मार्केट में इंडस्ट्रीज खुलने जा रही, हम चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ना करके खुद बनाएं। अब खुद बनाएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, मार्केट बनेगी। मार्केट का साइज जब एक्सपैंड होगा ना, उसके बाद लोग देखेंगे अरे अब तो मार्केट बन गई, अब फायदा इन्वेस्ट करने का। तो जब मार्केट साइज एक्सपैंड होता है तब हर कोई चाहता है इन्वेस्ट करना। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, ज्यादा जोर दिया गया कि डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करें, बाहर से इंपोर्ट ना करें, तो बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी और इन्वेस्ट करना शुरू किया, मार्केट में इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी। तो एक बहुत बड़ा फायदा था, गुड इफेक्ट है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का इफेक्ट है, गुड इफेक्ट है। सुनिए ध्यान से, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज opened up new opportunities of investment for those who did not have much capital. It also implied that use of latent resources. अब जो रिसोर्सेस आइडल पड़े, मेरे को यूज ही नहीं हो रहा बहुत टाइम से, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता ही नहीं, हम इंपोर्ट करते थे। अब जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू होगा तो जो रिसोर्सेज आइडल पड़े उनका यूज होना शुरू हो जाएगा। उनका यूज होना शुरू हुआ, उसके बाद मार्केट साइज और एक्सपांड हुआ। तो कंट्री में क्या हुआ? न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपने कितने बेनिफिट पढ़े देखिए। गुड इफेक्ट के अंदर आपने पढ़ा सबसे पहले कि हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे थे इंडस्ट्रीज पे, इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपांड हो गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वैरायटी ऑफ गुड्स बनाने लगे हम, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। हाँ, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अभी भी कम था, लेकिन कंज्यूमर गुड्स की वैरायटी हम बहुत सारी बना रहे थे। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ गई। अब हम पढ़ेंगे कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के क्या कोई बैड इंपैक्ट है। देखो बेटा, ऐसा कभी नहीं होता किसी का कोई बैड इंपैक्ट, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि बैड इंपैक्ट भी है। अब बैड इंपैक्ट क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी तो अच्छी बात है ना, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, अब बाहर से इंपोर्ट ना करके खुद बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बैड इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? देखो, पहला बैड इंपैक्ट क्या है? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। सुनने में पॉइंट थोड़ा सा लगता है कि क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, आप समझिए। ग्रोथ मतलब बढ़ना, इनएफिशिएंट जो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, आउटपुट बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती है। मोनोपोली मतलब अकेले मार्केट को संभाल रहे हैं, सिंगल सेलर बोलते थे मोनोपोली को। तो ऐसा क्या हुआ कि मोनोपोलीज बन गई, वो इनएफिशिएंट थी। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी से पहले पढ़ा था हमने आईपीआर 1956। वहां आपने ये पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर जो था वो प्राइमरी रोल प्ले कर रहा था। सभी की सभी इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक संभाल रहा था, प्राइवेट को सेकेंडरी रोल दिया था। तो पब्लिक की मोनोपोली बन गई। अब पब्लिक सेक्टर के पास एक इंडस्ट्री थोड़ी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है।
इतनी सारी इंडस्ट्रीज है कि बर्डन हो गई, और बर्डन बहुत ज्यादा होने से आप सोचो क्या होगा, अनमैनेजेबल, आप मैनेज नहीं कर पाओगे इंडस्ट्रीज को। तो पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस तो कर रहा था लेकिन उससे मैनेज नहीं हो रहा था, तो मोनोपोली तो बना ली पब्लिक सेक्टर ने अपनी, और सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर, लेकिन वो मोनोपोली इनएफिशिएंट। तो हम पढ़ते हैं इस पॉइंट को, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को सारा रोल प्ले करने दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पब्लिक सेक्टर लेके आया, हमने माना बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, पब्लिक सेक्टर लेके आया, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर संभाल रहा था टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन में एग्जांपल देता हूं आपको, बीएसएनएल, एमटीएनएल। आप सोचो एक समय था, बीएसएनएल जब था तो लोगों को वेट करना पड़ता था एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए, कई सालों तक वेट करना पड़ता था। तो क्या ये एफिशिएंसी है? नहीं। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती तो सोचो, जैसा आज होता है, आज आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते, आपको कनेक्शन मिल जाता। तो उस समय पर टेलीकम्युनिकेशन वाज गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990। वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर इयर्स just for a telephone connection, but now you get repeated SMS offering you a new telephone connection free of charge। मेरी बात समझ में आई आपको? तो बैड इंपैक्ट ये था कि पब्लिक सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री संभालना चाहता था, पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी रोल प्ले करने के लिए नहीं दिया, तो खुद ही संभाल रहा है, मैं संभाल लूंगा, संभाल। अरे पब्लिक सेक्टर कितनी इंडस्ट्री संभाल लेगा? तो संभाल तो रहा था बट संभाली जा नहीं रही थी। हम बोलेंगे इसे एफिशिएंट, सॉरी इनएफिशिएंट मोनोपोली बन गई। पब्लिक के पास सब कुछ है पर चल नहीं पा रहा, तो लॉस मेकिंग होने लगे पीएसयूज। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर क्या किया। अभी समझिए कि बैड इंपैक्ट क्या है। लैक ऑफ कंपटीशन। अब मेरी बात समझना, पब्लिक सेक्टर जब होता है उसका एम क्या होता है आप सबको पता है। पब्लिक सेक्टर का एम होता है सोशल वेलफेयर, नो प्रॉफिट। जब एम सोशल वेलफेयर होता है तो कहां कंपटीशन, कहां वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कुछ नहीं होता। जब पब्लिक सेक्टर मार्केट में मेन रोल प्ले कर रहा है, सोचिए, इमेजिन करिए, तो कहां होगा कंपटीशन? नो कंपटीशन। जब कंपटीशन नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन नहीं होती, इनोवेशन भी नहीं होती। ये क्या क्या गुड इंपैक्ट है? नहीं, बोलेंगे बैड इंपैक्ट है। प्राइवेट सेक्टर जब रोल प्ले कर रहा होता है तो कंपटीशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होती है, इनोवेशन होती है, न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। तो यहां पर क्या था? लैक ऑफ कंपटीशन, उसकी वजह से लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन जैसे होना चाहिए था ना वैसे नहीं हो रहा। प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे फोकस है यार, कंपटीशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इनोवेशन हो, वो सब पब्लिक सेक्टर नहीं कर पाएगा। तो ओल्ड यूजर्स ऑफ कार स्टिल रिमेंबर दैट एम्बेसडर एंड फिएट, एग्जांपल दे रहा है, एम्बेसडर एंड फिएट वर ओनली टू मॉडल्स प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। आज देख लीजिए कितनी सारी कार्स हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। नो डाउट दैट डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लरिश तो हुई है owing to the policy of protection, but prolonged protection failed to prompt the domestic producer to upgrade the modernize their products। मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाई क्योंकि कंपटीशन नहीं था, दो है तीन है। अगर 10 मार्केट में हो और प्राइवेट हो तो आपस में कितना कंपटीशन होगा। आज अब देखिए हर साल में हर एक ब्रांड कितनी वैरायटी ऑफ कार्स लॉन्च कर देता है, और जो लॉन्च नहीं कर पाता, जो मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाता, मार्केट में सर्वाइव भी नहीं करता। फोर्ड को देख लो, समझ में आ रहा है? So consequently, Fiat an ambassador to be honor's pride as long as policy of protection was pursued, and after the policy of protection, जब policy of protection withdrawn कर ली गई, पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट आने लगा, तो पीपल रिजेक्टेड दीज कार्स एज अ गुड रिडंस, क्योंकि उन्होंने नई कार्स देख ली, वैरायटी देख ली जो प्राइवेट प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये चीजें आप बाद में पढ़ेंगे। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को जैसे चलाना चाहिए था वैसे नहीं चल पाई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले कर रहा था। इसमें बुरी बात नहीं है, किक स्टार्ट चाहिए, किक स्टार्ट दिया पब्लिक सेक्टर के अंदर, स्पॉन्सरशिप दी पब्लिक सेक्टर ने, उठाया इकोनॉमी को, लेकिन एफिशिएंटली नहीं चला पाया क्योंकि ओवरबर्डन हो गया था। कोई भी बंदा, कोई भी सेक्टर जब ओवरबर्डन हो जाए तो कैसे चला पाएगा? जितना गवर्नमेंट कर सकती थी गवर्नमेंट ने किया, बट हाँ मिस्टेक्स तो थी, ठीक है, फेलियर्स तो थे। उसके बाद एक बात और बोलता है, हम पढ़ रहे हैं बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के गुड इंपैक्ट्स एंड बैड इंपैक्ट्स, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद अब हम बात करेंगे बैड इंपैक्ट के अंदर थर्ड पॉइंट की, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए। इनडिस्क्रिमिनेट spread of public sector enterprise, the period of 1950 to 1980।
was marked with a trend to do anything and everything through public sector. जो भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कौन बनाएगा? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया हुआ था। बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। So much so that public sector undertakings, in their bid to play a role of crusader, started swallowing up opportunities of investment for the private entrepreneurs. जहां भी देखो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इन्वेस्टमेंट की। क्यों? कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर को परमिशन लेनी पड़ रही है। इस चीज की लाइसेंस लेना पड़ रहा है, परमिशन लेनी पड़ रही है गवर्नमेंट से कि मैं खोल लूं इंडस्ट्री। और वो इंडस्ट्री देते क्या? उनको बैकवर्ड एरिया के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट वर स्वैलोइंग अप, उनको मौका नहीं मिल रहा था। ये भी एक बैड इंपैक्ट है। प्राइवेट को मौका मिलना चाहिए था। मौका मिलता तो आप शायद जल्दी डेवलप हो जाते, ग्रोथ आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाती। पर उस समय जो दिमाग चल रहा था वो यही चल रहा था कि पब्लिक सेक्टर ही मेन रोल संभालेगा, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर है, जस्टिस, प्रॉफिट नहीं है, इकोनॉमी को उठाना। तो बैड इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद एक पॉइंट है इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर तो हमें चाहिए था क्योंकि वही मेन रोल प्ले कर सकता था, वही इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकता था। लेकिन अब मेरी बात समझना ध्यान से, पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स थे, इंटरप्राइजेस थे, वो चल तो रहे थे पर इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। उन पे हम डिपेंड नहीं रह सकते थे। हमारी इकोनॉमी उन इंटरप्राइज पे जो गवर्नमेंट संभाल रही थी, जो लॉस में थे ऑलमोस्ट सभी, उनको उन पे इकोनॉमी डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि हमें रेवेन्यू भी चाहिए, कंट्री चलानी है, देश चलाना। तो हम बोलते हैं कि बस जबरदस्ती पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को चलाया जा रहा था। लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, चलाओ। पॉलिटिकल कंपल्शन बन गया था कि लॉस है, प्रॉफिट है, पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा। ऐसा ऐसा एक मेथोलॉजी बना दी तरह से। तो ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर लॉस में चल रहे हैं तो यार आप प्राइवेट को दे दो ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, बेच दो, प्राइवेटाइजेशन शुरू करो। बट नहीं हुआ इतनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन, 91 में जाके हुआ। तो पब्लिक सेक्टर के जो भी इंटरप्राइज थे वो लॉस में थे और चले जा रहे थे। पॉलिटिकल कंपल्शन, लॉस है, प्रॉफिट है, पब्लिक ही चलाएगा, ये क्या बात हुई? ऐसा चल रहा था। सुनो ध्यान से, एनी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज वुड अल्टीमेटली शट डाउन। आपने देखा होगा कोई प्राइवेट सेक्टर अगर लॉस में चल रहा होता है, बंद हो जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं। क्यों? पैसा फूकते रहे बार बार। लेकिन पब्लिक सेक्टर बंद नहीं होता था। तो इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकल इनवायबल यूनिट, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिकली अनवायबल है, नहीं चल पा रहा, लॉस में है, उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, उसे बंद कर दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर को बंद नहीं किया गया। लॉस में चल रहे हैं, सालों तक लॉस में चल रहे हैं, लेकिन बंद नहीं किया। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इट ऑलवेज हैज बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉसेस। लॉस हो रहे हैं, बियर करते रहो, लेकिन चलाते रहो। अनवायबल है फिर भी चलाते रहो, कल को हो जाएगा प्रॉफिट में। पेशेंस बहुत थी उनके अंदर। तो ये एक बैड इंपैक्ट है। पैसा हम डुबाए जा रहे थे जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। These are the bad effects. So bad effects, good effects of inward looking trade strategy. समझ में आ गया आपको? इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो ये है कि what are the salient features of strategy of industrial growth during 50 to 1990? Good effects and bad effects. अब मेरी बात सुनिए। अभी अभी आपने गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स खत्म किए और फिर से आ गई किस चीज के? अभी आपने टॉपिक जो फिनिश किया बेटा, वो फिनिश किया आपने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स। अब जो टॉपिक है वो ये है कि ओवरऑल जो चैप्टर था आपका वो ये था कि इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। अब ओवरऑल जो हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी, इंडस्ट्रीज के लिए जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई, उस पूरी स्ट्रेटेजी के इंक्लूडिंग आईपीआर 1956, इस पूरी स्ट्रेटेजी के फीचर्स क्या है और उसके गुड इफेक्ट्स क्या और बैड इफेक्ट्स क्या। हमारी कंट्री में जो 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो भी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी बनी, नॉट एग्रीकल्चर, नॉट फॉरेन ट्रेड, उसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स क्या? क्या उसका कोई अच्छा बेनिफिट मिला हम लोगों को या लिमिटेशंस थी तो क्या थी? तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का टॉपिक नहीं है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के बाद हम बात कर रहे हैं किस चीज की? इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी थी। हमने अब तक एक तरफ से फॉरेन ट्रेड सेक्टर पढ़ लिया। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी था क्या था? कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसे इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करना, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है। वो तो फॉरेन ट्रेड के लिए हो गई ना। इंडस्ट्रीज के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनी थी?
IPR 1956। अब उसके गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे, एक तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसके फीचर्स बता दो, उसके गुड इफेक्ट्स बता दो, बैड इफेक्ट्स। अब ध्यान से देखो आप, सैलिएंट फीचर्स of strategy of industrial growth during the period of 50 to 1990 and its good and bad effects। सबसे पहली बात आपको याद है 1956 का जो आईपीआर था उसके फीचर्स क्या थे, उसमें प्राइमरी रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर, सेकेंडरी रोल दिया था प्राइवेट सेक्टर अंडर द लाइसेंस सिस्टम। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर से परमिशन लेनी होती थी किसको, प्राइवेट सेक्टर। ये सारे तो फीचर्स थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स। सुनना ध्यान से। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 50 to 1990 आर एज फॉलोज। सबसे पहला, पब्लिक इंटरप्राइजेस were to play a central role in the process of industrialization। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर were to play only a secondary role in the process of industrialization। ये आपने पढ़ रखा है 1956 के आईपीआर में, आपने ये पढ़ा था। लाइसेंस राज होगा, आपने पढ़ लिया। इट वॉज अ सिस्टम, होता क्या लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंस राज था क्या, इट वॉज अ सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम किससे, पब्लिक सेक्टर से, एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करने के लिए, एंड इन मोस्ट केसेस वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। अब आप एक्सपैंड करना चाहते हो प्रोडक्शन को, वो भी आपको परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था उसका फोकस किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसका फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, कि जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो वो इंपोर्ट ना करके खुद बनाओ, इंप्लाइंग दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज टू बी अकॉर्डिंग हाई प्रायोरिटी। जो बाहर से इंपोर्ट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन गुड्स को प्रोड्यूस करने की दी गई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उनका करो जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो। हाँ, जो नहीं बना सकते तो अलग बात है, जो बना सकते हो उसको प्रोड्यूस करो। तो आइडिया वाज टू अचीव सेल्फ रिलायंस, हम खुद पे डिपेंड होना चाहते थे, फॉरेन कंट्री पे नहीं। ये फीचर था, ये ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। हम फीचर ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये ऑब्जेक्टिव थे, एक तरह से फीचर्स आप पढ़ रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है, इंपोर्ट अपने कट डाउन करके, जितना पॉसिबल हो सके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन देनी है। हमारी इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, फॉरेन कंपटीशन को आने ही ना दिया जाए। जब फॉरेन कंपटीशन या फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी नहीं तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी, उनके सामान खरीदे जाएंगे, उनकी गुड्स परचेज की जाएगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी का जो 950 के बीच में आपकी चल रही थी 90 तक। उसके बाद बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार करने के लिए, पावर, ट्रांसपोर्ट, हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, इन सबको डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता है। इसके लिए आपको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, ये भी ऑब्जेक्टिव था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना था, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए। ये सब फीचर्स थे, किसके फीचर्स थे, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी इंडस्ट्रीज के लिए बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको इतना बताना है कि 1950 से लेके 1990 के बीच में जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी थी उसके फीचर्स क्या। अब एक बात बताओ, 1950 के तुरंत बाद कौन सी पॉलिसी बनी इंडस्ट्रीज के लिए, 1956 का आईपीआर। उसके बारे में बताना है आपको, क्योंकि आपने उसके बाद तो कुछ पढ़ा नहीं इस चैप्टर में। मैंने आपको 1991 की पॉलिसी तो पढ़ाई नहीं, और वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है बिटवीन 1950 टू 1990, तो आपके सामने क्या आएगा सीधा, आईपीआर 1956 के फीचर आपको बता रहे। और अगर साथ में पूछ लिया कि जो भी सारे फीचर है, इन सब फीचर को देखते हुए जो स्ट्रेटजी थी इसके क्या गुड इफेक्ट्स हुए आफ्टर 1990, अगर हम देखें तो क्या इफेक्ट्स थे, कंक्लूजन क्या था, क्या उसके बाद कोई और पॉलिसी की जरूरत थी आपको या नहीं। तो गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट किसके बताने आपको, जो इंडस्ट्री की स्ट्रेटजी थी ग्रोथ के, उसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स बताने। तो हमारे पास गुड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात आपको याद होगा जब मैंने टॉपिक शुरू किया था कि हमने ये पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया जा रहा है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, बैकवर्ड है, डेवलप नहीं है बिल्कुल भी। इंडस्ट्रीज की शुरुआत करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आनी है, और उसके लिए
पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और पब्लिक सेक्टर ने बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया इकोनॉमी को। दिस इज द गुड इफेक्ट। समझ में आया? तो इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। किसने दिया बिग पुश? किसको दिया? इंडस्ट्रीज को बिग पुश दिया। किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। हमें राइज देखने को मिला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। कितना? अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज मिला आउटपुट में बिटवीन 50 टू 99। ये गुड इफेक्ट है। उसके अलावा देयर वाज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया। आपने पढ़ लिया था सनराइज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स हम बनाना शुरू कर दिए थे। दिस वाज द गुड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी हमने सेटअप कर लिया था। टाटा ने सेटअप किया, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, टिस्को के नाम से। तो ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री हुआ। राउरकेला और भिलाई में स्टील प्लांट्स खोले गए। इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला। इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द इंपैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अलावा लार्ज स्केल भी खुली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने भी कंट्रीब्यूशन दिया डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेड अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के ऑब्जेक्टिव कुछ हद तक अचीव हुए। दिस वाज द गुड इफेक्ट। अगर मैं बात करूं बैड इफेक्ट्स की, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं जो लिमिटेशन बन गई थी कि पब्लिक सेक्टर तो मेन रोल प्ले कर रहा था, इसमें हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो एफिशिएंटली रोल प्ले नहीं कर पा रहा था। बर्डन बहुत ज्यादा थी, ओवर बर्डन हो गया था। जितने भी पीएसयू थे उनमें से कुछ पीएसयू सोशल डेड वेट लॉस, इनएफिशिएंटली चल रहे हैं, सिक हो गए हैं। बिल्कुल सिक समझते हो कि बीमार, बीमार मतलब कि प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, डेड वेट लॉस में चले गए, फिर भी चले जा रहे। दिस वाज द बैड इफेक्ट। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बन गई, लेकिन मोनोपोली कैसी थी? इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। ये पॉइंट आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं। इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिल्फरेज, ये सारे प्रिंसिपल फीचर्स थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। Incurring huge losses, public sector enterprise led to इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एक तो पहले रिसोर्स हमारे पास कम थे, ऊपर से पीएसयू लॉस में चल रहा है, इनएफिशिएंटली चल रहा है, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा लेके आ रहा है, आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिसोर्स का यूज रैशनली नहीं हो रहा था। दिस वाज अ बैड इफेक्ट। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी गई ग्रो करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? बट इट फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारी कंट्री में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिली, याद है आपको कि टैरिफ कम कर दिए थे, सॉरी टैरिफ बढ़ा दिए थे इंपोर्टेड गुड्स पे, कोटास सेट कर दिए थे। कोटास मतलब लिमिट्स जो थी वो कम कर दी थी कि आप इंपोर्ट ज्यादा नहीं करोगे। इतना करने के बाद भी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इतनी प्रोटेक्शन देने के बाद भी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉरेन कंट्री की जो गुड्स थी उससे कॉम्पीट नहीं कर पाए। फॉरेन जो स्टैंडर्ड थे, क्वालिटी थी, उससे कॉम्पीट नहीं कर पाए। They fail to compete। तो लिखा है साफ साफ, they fail to achieve the international standard। जो गुड्स वो बनाते हैं ना, हम नहीं बना पाए। lack of competition, कंपटीशन तो था ही नहीं, कंपटीशन होगा कैसे? आपके सामने फॉरेन कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने आपकी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे दी थी। फॉरेन कंपटीशन तो था ही नहीं। जब सामने कंपटीशन नहीं होगा तो आप क्यों बनाओगे वैरायटी ऑफ गुड्स? कैसे करोगे मॉडर्नाइजेशन? क्यों होगी इनोवेशन? उसकी वजह से आप पीछे रह गए। तो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनकी मोनोपोली बन गई, कंपटीशन था नहीं। उसके बाद तीसरी चीज, हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इंपोर्ट हम कट डाउन करेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना। हम फॉरेन एक्सचेंज को सेव तो किए जितना कर सकते थे, पर हम अर्न नहीं किए। हम कब तक बचा लेंगे फॉरेन एक्सचेंज? इंपोर्ट तो भी आप कर रहे थे, कैपिटल गुड्स का एक दिन खत्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज। हमने फोकस किया सेव करने पे, हमने फोकस नहीं किया फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने पे। हमने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, हमने फोकस नहीं किया एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। सुनना ध्यान से, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कह रहे कि ये इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो श्रिंकिंग, कम होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इंपोर्ट तो भी करते थे हम। कह रहे सो मच दैट कि हमारे पास, हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा फॉरेन एक्सचेंज को लेने के लिए, क्योंकि बोरिंग्स करी हमने फॉरेन एक्सचेंज की,
फॉरेन एक्सचेंज थी नहीं हमारे पास। अगर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन पे भी फोकस किया होता तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो जाती, हमें बोरिंग्स ना करनी पड़ती। तो ये सारे बैड इफेक्ट्स थे। ये चैप्टर जो था आपका काफी बड़ा चैप्टर था, बहुत सारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में से मैं आपको बोलूंगा सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बन सकता है। इस चैप्टर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इंक्लूडिंग इस चैप्टर में 5 ईयर प्लान्स, उसके गोल्स पे ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है। उसके अलावा आईपीआर 1956 पे क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू फेलियर ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। फेलियर क्यों हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। जो भी डाउट आएंगे मुझसे जरूर पूछना आप। उसके अलावा एक क्वेश्चन और मेरे पास है इंपॉर्टेंट। यस, रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन 5 ईयर प्लान्स वाज अ टेक्निकल मिस्टेक, डू यू एग्री? क्या पब्लिक सेक्टर पे टोटली डिपेंड होना ठीक था हमारे लिए? यस और नो? हम इसको एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसका आंसर देंगे विद रीजन। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन हमारे पास है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी लैंड रिफॉर्म्स have played a significant role in transforming Indian agriculture. How? बहुत ध्यान से करना। क्या लैंड रिफॉर्म के आने के बाद हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ? ऑब्वियस हुआ। उसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको वो बता रहा हूं, करेंगे आप सारे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। Now that agriculture in India has witnessed green revolution, do you think we should shift our focus from agriculture to industrial development? क्या हमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जाना चाहिए? ऑब्वियस, क्योंकि इंडस्ट्री से ही ग्रोथ होती है ज्यादा, एग्रीकल्चर से कम, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसमें ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, जस्टिफाई द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया तो क्यों किया, क्या रीजन थी, उससे क्या इफेक्ट हुआ? इन शॉर्ट आपको आंसर देना। इंपॉर्टेंट था पब्लिक करो क्योंकि बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद large scale industry is not a substitute of small scale industry. Do you agree with this statement? Obvious, agree करते हैं हम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग होते हैं। उनका काम होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इक्विटी जनरेट करना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इसमें आप लिखेंगे। उसके बाद substantiate the statement that during the period of 51 to 90, good effects of strategy of industrialization were overshadowed by bad effects. Very important, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन। अभी हमने किया लास्ट टॉपिक बिल्कुल। नेक्स्ट इज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आने के चांस होते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिटवीन द पीरियड ऑफ 50 टू 90। इसमें आप मैरिट डीमेरिट दोनों लिखेंगे। क्रिटिकली लिखा है मतलब कि बैड इफेक्ट पे फोकस ज्यादा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे होते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है, वुड यू फेवर द आइडिया ऑफ ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री? क्या आप इस फेवर में है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए था? सर करना तो चाहिए था क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाएंगी बिना प्रोटेक्शन, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस ऐसे करने चाहिए थे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो पाती, इनोवेशन कर पाती, मॉडर्नाइजेशन कर पाती, जो वो नहीं कर पाई, फॉरेन स्टैंडर्ड से कॉम्पीट नहीं कर पाई। प्रोटेक्शन देना जरूरी था, हम मानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, छोड़ना मत बेटा। उसके बाद यस, शुड इंडिया rely more on import substitution rather than export promotion to improve its balance of trade? Yes or no? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था
सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करना होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज सेव होती है, अर्न नहीं होती, लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन से फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है। इस पे फोकस नहीं दिया गया था जो देना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छे से करेंगे इसको। ओके, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है आप सबको प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, उसको बार बार करेंगे और बाकी क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, डाउट जरूर लेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूंगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी तरह ही वो भी एक पॉलिसी है इंडस्ट्रीज के लिए, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ा हमारी कंट्री के ऊपर। वो सबसे बेस्ट पॉलिसी रही इंडिया की आज तक की, उसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, एनईपी 1991 पॉलिसी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।